हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। मानक हिंदी व्याकरण की संरचना के अंतर्गत हमने अभी तक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण पर विचार कर लिया है। उम्मीद है कि ये लेक्चर आप सभी को पसंद आ रहा होगा। कई लोगों ने कमेंट्स कर बतलाया भी और बहुत सारे लोगों ने उसे देखा भी है। उसी क्रम में आज मैं क्रिया पर बातचीत करूँगा कि क्रिया किसे कहते हैं, इसके कुल कितने भेद हैं। उदाहरणों के माध्यम से इसे समझने की कोशिश करेंगे और ये भी देखेंगे कि परीक्षाओं में क्रिया से संबंधित किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है कि आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहेंगे और अंत तक इस वीडियो को देखेंगे और कमेंट्स कर ज़रूर बताएंगे कि आज का लेक्चर कैसा लगा आपको। तो हम सीधे टॉपिक पर चलते हैं। जब हम क्रिया की बात करते हैं तो इसे अंग्रेजी में वर्ब कहा जाता है। जब हम पार्ट ऑफ स्पीच पढ़े होंगे अंग्रेजी में तो ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होता है। लेकिन जब हम हिंदी में क्रिया को देखते हैं तो इसकी परिभाषा होती है जब किसी शब्द से किसी काम का होना या करना समझा जाए तो वह क्रिया कहलाता है। जब किसी शब्द से किसी काम का या कार्य का होना या करना समझा जाए तो वो क्रिया कहलाता है। ठीक है, ये इसकी परिभाषा है। जब किसी शब्द से किसी काम का या कार्य का होना या करना समझा जाए वो क्रिया कहलाता है। उदाहरण के लिए जैसे पढ़ना, खाना, सोना, जाना, ये सब क्रिया को बतलाने वाले शब्द हैं। इसको समझने के लिए बिहारी का एक दोहा है, कहत नटत रीझत खीझत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत हैं नयनन ही सो बात। ये क्रिया को समझने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है और एक बार परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। यूपी पीसीएस के थ्रू एलटी ग्रेड का जब एग्ज़ाम 2018 में हुआ था तो इसमें ये दोहा पूछा गया था। तो इसको भी देख लेते हैं। पूछा गया था इसमें कुल कितने पद हैं क्रिया को बताने वाले। कहत नटत रीझत खीझत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत हूँ नैनन सो बात। ये बिहारी का बहुत ही प्रसिद्ध दोहा है। इसमें क्रियापद को हम जब समझ रहे हैं उसके अंतर्गत इस दोहा का हमने यहाँ पर यूज किया है। तो कितने पद आ रहे हैं ये परीक्षा में पूछा गया था। तो कुल इसमें 8 पद आ रहे हैं। हम देखते हैं, कहत नटत रीझत खीझत ये सब क्रिया है। मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत हूँ नैनन सो बात, आँखों से बात करना भी एक क्रिया है। तो कुल इसमें 8 क्रियापदों की बात कही गई है इस दोहे में और अलग अलग भाव भंगिमा को भी दर्शाया गया है। तो उम्मीद है कि क्रिया की परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी कि जब किसी शब्द से किसी काम का होना या करना समझा जाए तो वो क्रिया कहलाता है। और उदाहरण के माध्यम से मैंने कुछ शब्दों को बतलाया और फिर एक दोहे के माध्यम से भी समझाने की कोशिश किया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्रिया के कुल कितने भेद हैं। आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, क्रिया के कुल कितने भेद हैं। मुख्य रूप से क्रिया के 2 भेद हैं, सकर्मक अकर्मक। लेकिन हम थोड़ा सा इसको एक अलग ढंग से देखने की कोशिश करेंगे, उत्पत्ति के आधार पर और रचना के आधार पर। भेद लिख लीजिए, इसके 2 भेद हैं। वैसे भी 2 भेद हैं लेकिन थोड़ा सा इसके हम अंदर चलकर बात करते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर और रचना के आधार पर। रचना का मतलब है यहाँ पर रूप के आधार पर। व्युत्पत्ति के आधार पर जो क्रिया है वो 3 तरीके की क्रिया है, प्रेरणार्थक, यौगिक और नाम धातु। ठीक, और रचना के आधार पर सकर्मक अकर्मक।
सकर्मक, अकर्मक, इसको देख लीजिए कैसे लिखा गया है। इन शब्दों को कई बार इंटरव्यू इत्यादि में लिखने के लिए भी बोल दिया जाता है। तो हमने देखा कि क्रिया के दो भेद हैं। अगर व्युत्पत्ति के आधार पर देखें, रचना के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर इसको 3 भेदों में बांटा गया है और रचना के आधार पर 2 प्रकार इसके हैं। अब प्रणार्थक क्या है, यौगिक क्या है और नाम धातु क्या है। प्रणार्थक क्रिया में जब कर्ता कोई काम स्वयं न करके किसी दूसरे से करवाता है तो वो प्रणार्थक क्रिया कहलाती है। इसमें कर्ता स्वयं काम नहीं करता है, कर्ता स्वयं न करके अन्य को प्रेरित करता है, अन्य को प्रेरित करता है। उदाहरण के लिए जैसे शब्द आया काटना, तो कटवाना, लिखना तो लिखवाना, लिखवाना और कटवाना ये दोनों क्या है, प्रणार्थक क्रिया है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। जैसे मैंने लिखा कि राम पुस्तक लिखवाता है, यहाँ पर लिखवाना जो शब्द है वो प्रणार्थक क्रिया है। इसी तरीके से और भी उदाहरण देखे जा सकते हैं। जैसे मैंने लिखा काटना, तो जब काटना शब्द है ये कर्ता की तरफ संकेत कर रहा है, लेकिन जब कटवाना होगा तो कर्ता दूसरे अन्य को प्रेरित कर रहा है कोई काम करने के लिए, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये प्रेरणार्थक क्रिया आपको समझ में आ गई होगी। जहाँ पर अंत में वाना शब्द लगा रहता है वो प्रेरणार्थक क्रिया की तरफ संकेत करता है। दूसरा है यौगिक, इसमें 2 क्रियाएं शामिल होती हैं, 2 क्रियाएं, जैसे हंसना, हंसाना, ठीक, काटना, कटवाना, ठीक, लिखना, लिखवाना। यौगिक क्रिया के अंतर्गत जैसे मैं व्हाइट बोर्ड पर लिख रहा हूँ और जो लोग इस लेक्चर को लिख रहे होंगे, देख रहे होंगे, वो भी इसको लिख रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया, लिखना और लिखवाना। कई बार आपने क्लासरूम में देखा होगा, कई टीचर ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं और सामने से उसको विद्यार्थी भी नोट करते हैं, तो ये यौगिक क्रिया के अंतर्गत में आ जाएगा। नाम धातु, नाम धातु जिसमें संज्ञा प्लस विशेषण, संज्ञा और विशेषण दोनों से मिलकर जब क्रिया बनती है तो उसे नाम धातु कहा जाता है। और ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इसको उदाहरण के माध्यम से हम देखने की कोशिश करें तो जैसे संज्ञा शब्द है, ठीक है, हाथ, हाथ से क्या बना, हथियाना, ठीक। दूसरा शब्द है बात, बात से क्या बन गया, बतियाना, ठीक, ये संज्ञा से बन गया। अगर यही विशेषण से देखें, विशेषण से जो शब्द बना है, जैसे गरम, गरम है तो इसको गरमाना शब्द बन गया। इसी तरीके से चिकना, चिकना शब्द है जो कि विशेषण है, तो इसे चिकनाना ये शब्द बन गया। तो प्रेरणार्थक आपको समझ में आ गया होगा, यौगिक समझ में आ गया होगा और नाम धातु समझ में आ गया होगा कि कैसे ये सब क्रियाओं का निर्माण होता है। खासतौर से ध्यान में रखिए कि नाम धातु के अंतर्गत संज्ञा और विशेषण दोनों का जिक्र होता है, दोनों से क्रिया का निर्माण होता है। परीक्षा में पूछ दिया जाएगा कि संज्ञा और विशेषण से किस क्रिया का निर्माण होता है, तो उसका आंसर होगा नाम धातु से, ठीक है। तो उम्मीद है कि व्युत्पत्ति के आधार पर जो क्रियाओं के प्रकार थे वो आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं रचना के आधार पर जो क्रिया है उस पर। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं सकर्मक अकर्मक पर, ठीक। क्योंकि मुख्य रूप से जो सकर्मक और अकर्मक हैं वही ज़्यादातर हमें पढ़ाया जाता है और बाकी को गौण रखा जाता है, लेकिन इस लेक्चर में हमने पूरे कंप्लीट देखने की कोशिश की। तो सकर्मक क्या है, इसमें इसके अर्थ में ही जुड़ा हुआ है कि जब कोई कर्ता कोई काम करता है तो उसमें कर्म और कर्ता दोनों एक दूसरे से प्रभावित होते हैं, ठीक है। कर्ता का प्लस कर्म दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जैसे मैंने उदाहरण दिया, राम पत्र लिखता है, पत्र लिखता है। अच्छा, कर्म कैसे पता किया जाएगा, तो क्या शब्द से अगर हम
कोई चीज़ पूछेंगे कि क्या लिखता है, तो पत्र लिखता है। ठीक, अंग्रेजी में इसको ऑब्जेक्ट कहा जाता है, तो उसी चीज़ को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर ये सकर्मक क्रिया है, कर्ता राम है, पत्र जो है वो कर्म है, और लिखना जो है ये क्रिया है। आप देख रहे हैं इसमें कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों का समावेश है। ठीक है, तो क्या लिख रहा है, पत्र लिख रहा है, तो किस पे प्रभाव पड़ रहा है, कर्ता द्वारा कर्म पर प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। इसी तरीके से श्याम, ठीक है, श्याम आम खाता है, तो आप देख रहे हैं कि ये कर्ता हो गया, ये कर्म हो गया, ये क्रिया हो गया। तो आम खाना भी एक सकर्मक क्रिया है। तो उम्मीद है कि सकर्मक आपको समझ में आ गया होगा कि जब कर्ता कोई काम करता है तो उसमें कर्ता के साथ साथ कर्म पर भी प्रभाव दिखाई पड़ता है, तो सकर्मक होता है। इसके शब्द में भी छिपा हुआ है कि ऐसा काम जो जिसमें कि कर्म की प्रधानता हो। अकर्मक क्या है, जिसमें कर्ता द्वारा कोई काम किया जाता है लेकिन उसका प्रभाव स्वयं कर्ता पर ही होता है, कर्म पर नहीं होता है। इसमें कर्ता ही प्रधान होता है। कैसे, उदाहरण के माध्यम से मैं बताऊं, कुछ क्रियाओं को पहले बता देता हूं। जैसे सोना क्रिया है, सोना मतलब स्लीप, या फिर रोना। ठीक है, सोना, रोना, दौड़ना। ठीक, इसी तरीके से आना जाना, आना जाना, ये सब अकर्मक क्रियाओं के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने लिखा राम सोता है, तो ये अकर्मक है। एग्जाम में पूछा जाता है कई बार, इन क्रियाओं से जोड़कर जो वाक्य बनाए जाते हैं और पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी अकर्मक क्रिया है, किसमें अकर्मक क्रिया है, किस वाक्य में। ठीक है, तो सोना, तो देख रहे हैं कि इसका प्रभाव कर्ता पर ही पड़ रहा है। अगर आप इसको क्या शब्द से पूछेंगे तो कर्म का नहीं पता चलेगा। इसमें क्या सोता है तो नहीं पता चलेगा, क्या दौड़ता है नहीं पता चलेगा। ठीक है, क्या रोता है तो इसका भी पता नहीं चलेगा। तो आप देख रहे हैं कि ये जो क्रिया है ये अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आ रही है। तो इन शब्दों से जुड़े हुए जितने भी वाक्य आपको मिलेंगे और क्रियाओं का प्रयोग इसमें किया गया रहेगा, वो सब अकर्मक क्रियाओं के अंतर्गत आएंगे। तो इस टॉपिक्स में हमने क्रिया को समझने की पूरी कोशिश की कि उसकी परिभाषा क्या है और उसके कुल कितने भेद हैं। खासतौर से 2 भेद हैं। ठीक है, सवाल इन्हीं दोनों भेदों को ध्यान में रखकर ही पूछा जाता है परीक्षा में, सकर्मक अकर्मक को। लेकिन उसके पहले मैंने जो प्रेरणार्थक और यौगिक नाम धातु के बारे में बताया, उनसे भी कई बार परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं। तो डीपली क्रिया से संबंधित ये पूरा लेक्चर था। उम्मीद है कि आप सभी को पसंद आया होगा। कमेंट्स कर जरूर बताइए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।